याद दिलाना चाहूंगा कि यदि नौकरियों का भी इस तरीके से हरियाणा में देखा जाए, मुझे अच्छी तरह से याद है जी कि 1996 में लेक्चरर्स के सिलेक्शन हुए या दूसरे HCS वगैरह के सिलेक्शन हुए, वो एक टर्म इन्होंने बना रखी है केस एडमिट की जी। तो अदालतों में इस तरीके से मामले लंबित रहते हैं कि 96 के जो मसले हैं, 91 में जो टोटली अवैध तरीके से जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अभी तक नौकरियों में लगे हुए हैं। और इस दिशा में ये जो फैसला है एक नजीर बन करके आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बलविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता आर चौधरी भी इस तमाम चर्चा में बने हुए। आर चौधरी जी, आपसे भी सबसे पहले सवाल तो यही जानना चाहते हैं, एक बड़ा अहम फैसला जरूर यहाँ पर आया है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं, क्या तस्वीर यहाँ से बदलेगी और आप इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस पूरे फैसले को पढ़ा नहीं है जी, इसलिए इस पर विस्तार से टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो इस फैसले का उद्देश्य है कि राजनीति में अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण बंद हो, राजनीति साफ सुथरी हो। हमारी पार्टी भी हमेशा इस बात की पक्षधर और समर्थक रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन इस निर्णय की अनुपालना या इस निर्णय को लागू करने के अंदर कई प्रकार की जो मुश्किलें मैं विजुअलाइज कर रहा हूं वो मैं पेश करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आज देखिए, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक प्रणाली है, जब तक हम उसको फास्ट ट्रैक नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि हमने ये इस निर्णय के अनुसार 2 वर्ष की सजा होने पर उसकी सदस्यता, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, समाप्त हो जाएगी। और मान लीजिए कि किसी राजनेता को 2 साल की सजा हुई और वो अपील में गया और अपील का 5 साल तक फैसला नहीं हुआ, और 5 साल के बाद जबकि दूसरा विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हो चुका होगा, उसके बाद यदि ये निर्णय आता है कि वो फैसला गलत था, तो उसके साथ उसको न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए जुडिशियल सिस्टम को हम जब तक के फास्ट ट्रैक नहीं करेंगे, इस निर्णय को लागू करने के अंदर काफी व्यवहारिक मुश्किलातें और तकलीफ और दिक्कतें हमारे सामने आएंगी। एक मुद्दा तो मैं ये रखना चाहता हूँ। दूसरा आज ये है कि ये एक तथ्य है और सारा देश इस बात से जानकार है कि हमारी निचली अदालतों में और हाई कोर्ट के अंदर लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या बता सकते हैं कि नीचे के लोअर कोर्ट के कितने फैसले हाई कोर्ट में रद्द हुए हैं या होंगे, या हाई कोर्ट के कितने फैसले सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुए हैं या होंगे? आज आप लोअर कोर्ट पे किसी की सजा हो गई 2 साल, उसको तो आपने डिबार कर दिया, वो सदस्यता रद्द हो गई, वो चुनाव में भी नहीं लड़ सकता। लेकिन मान लीजिए कि ये परिस्थिति हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है, तो क्या ये लोकतांत्रिक प्रणाली के सही होगा कि किसी आदमी को उसके अधिकार से वंचित किया जाए मात्र इसलिए कि 2 साल की सजा हो गई? और सबसे बड़ी बात तो ये नहीं समझ में आ रही कि सभी राजनेताओं से अगर इसी मसले पर बात की जा रही कल से, तो वो कहते हैं कि अभी तक पढ़ा नहीं है ये कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की। मैडम, मैं आपको टिप्पणी दे रहा हूँ अपनी, मेरी आप सुनिए तो सही। जी आप सुनिए तो सही। मैं एक ये कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के राजनेता जो हैं, विपक्षी राजनेताओं को आमतौर पर, आज हमारा राजनीतिक सिनेरियो सारे कंट्री में ऐसा ही है कि विपक्ष के नेताओं को जहां भी सशक्त होता है उनको केसों में फंसाने की कोशिश की, जैसे कि ओम प्रकाश चौटाला या अजय सिंह चौटाला या अभय चौटाला के साथ किया गया है। आप सब इस बात से परिचित हैं कि ये जेबीटी घोटाला कोई घोटाला नहीं है, ओम प्रकाश चौटाला की इसमें कोई भूमिका नहीं है, अजय सिंह की कोई भूमिका है, लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत। आप सुनिए मैडम, प्लीज, आप सीबीआई ने जो बनाया है, आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं सीबीआई के बारे में कि ये एक बंद पिंजरे का तोता है। आज जितने भी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्यों कहनी पड़ी? उन्हें लगता है कि राजनीति में ऐसे लोग आ गए हैं कि राजनीति में दागी नेता आ गए, इस तरह के फैसले लेने पड़ते, इस तरह के बयान करने पड़ते, तभी अहम फैसला दिया। मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ये शुरू में कह चुका हूं कि राजनीति स्वच्छ हो, साफ सुथरी हो, इस बात के हम समर्थक हैं, पक्षधर हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं किया। न्यायपालिका के निर्णय की हमने कोई निंदा नहीं की, मैं कहता हूं ठीक है, होना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ कह रहा हूं, जो पहलू जुड़े हुए हैं, जहां असली मुश्किलातें हैं, उसको तो हम ध्यान नहीं दे रहे। आप ये देखिए, सत्ता पार्टी का राजनेता किसी विपक्ष के राजनेता को एक केस में फंसवा दिया।
आज प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग सरकार के इशारों में नाचती है और सीबीआई के बारे में जो सरकार माफ कीजिए, इस बीच एक दर्शक को ले लेते हैं सोनीपत से। नरेंद्र, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहते। जी नरेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये देखो, एडवोकेट साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भी राजनीति में बदलाव तो आएगा कानून से जी, लेकिन ये है कि भी थोड़ा सा देखो, ये जिस तरह कह रहे हैं कई आदमी, भाई चौटाला साहब को ये कह रहे हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मान्य होना चाहिए, सबको मानना चाहिए जी। लेकिन नरेंद्र, सवाल यहाँ पर फिर यही खड़ा होता है कि सालों तक ये केस ऐसे पेंडिंग पड़े रहते हैं और इसी की आड़ लेकर कई संगीन अपराधी भी, जो नेता हैं, संगीन अपराधी भी अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे, सत्ता का सुख भोगते रहते हैं। फिर कैसे हम साफ राजनीति की बात कहेंगे, कैसे ये मांग करेंगे? ये है कि हमारे जो कानून के साथ फिर लाइन बड़े अच्छी तरीके से सीख लिया है, जो पावरफुल आदमी है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। तो एक बार फिर चलते हैं नेलो प्रवक्ता आरएस चौधरी जी। आरएस चौधरी जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो न्यायिक प्रणाली में एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जब तक आप समय, मैं मानता हूं कि जजेस की कमी हो गई, शायद हाई कोर्ट लेवल पे भी होगी, लोअर लेवल पे भी होगी, ऊपर लेवल पे भी होगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसे केसों में एक समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र प्रणाली कैसे चल पाएगी? मैं मानता हूं न्यायपालिका की अहम भूमिका है, न्यायपालिका ने एक अहम भूमिका निभाई है। फैसला अच्छा है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति में लोग जुड़े हुए हैं उनको राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए या राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, इस बात से कोई दो राय नहीं है और शायद कोई पार्टी भी दो राय नहीं है। लेकिन न्याय प्रणाली को जब तक क्या रास्ता अपनाया जाए, क्या रास्ता आपको, आप अपनी राय दीजिए कि क्या रास्ता अपनाया जाए कि राजनीति की जो छवि है वो दागदार हो चुकी, उसको साफ किया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट का आपको लगता है इसमें कुछ ऐसी संभावना है कि इसका मिसयूज हो सकता है, फिर क्या रास्ता अपनाने की सलाह देते हैं यहाँ पर? मैं आपसे अभी कह रहा था कि न्यायिक प्रणाली में फास्ट ट्रैक किया जाए। आपने ध्यान से मेरी बात को सुना कि यदि समय सीमा में केस निर्धारित होंगे तो किसी को गिला नहीं हो सकता। अगर समय पर फैसला हो गया, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग और क्रिमिनल या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, वो तो कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी और की सरकार, वो उसके सत्ता के इशारे पे नाचती है। इसलिए विपक्ष के नेताओं को भी कोई भी इस तरह का प्रावधान होना चाहिए, इंसाफ के कोई उनको मिलना चाहिए, जिनके खिलाफ ये झूठे केस बनाए जाते हैं, जो भी सत्ता पक्ष वो बनाता है, जैसे चौटाला साहब राजसी के खिलाफ बनाया गया है। इसका न्याय प्रणाली में ये जरूर होना चाहिए कि फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट के जब तक नहीं करोगे तब तक तो फिर इसका मिसयूज भी हो सकता है, राजनीतिक टूल और बदले की भावना का टूल भी बन सकता है। सतपाल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी सतपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी सतपाल जी बोलिए। जी, ऐसा सब अपनी अपनी मुच्छा मरोड़ी लाए हैं जी, कोई कुछ ना करता, सब राजनीति में तो चल रहा है जी अपनी अपनी, कोई किसी ने फंसा दिया, कोई किसी ने फंसा दिया। जी परसों पर लेकिन खानपुर में घोटाला हुआ है। जी सतपाल जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव गोदाज, जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वकील भी हैं, वो भी हमारे साथ तमाम चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजीव गोदाज जी, आपने आरएस चौधरी की दलील सुनी। एक डर कहीं ना कहीं सभी पार्टी के नेताओं में बना हुआ है, ये डर क्यों है अभी तक समझ में नहीं आया? डर कहीं अपने ऊपर ही कैंची चलने का तो नहीं है? मैंने चौधरी साहब की जो बात सुनी उसमें मुझे दलील कम नजर आई और डर ज्यादा नजर आया जी। उन्होंने बार बार सीबीआई के मिसयूज की बात की और ये कहा कि हर सरकार ऐसा करती है। वो भूल गए हैं शायद कि इस देश में 2 साल पहले एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, जिसने सीबीआई को स्वतंत्र करने की, उसको स्वायत्त करने की बात कही थी। इस देश की किसी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं। वो चौधरी साहब को याद करना चाहिए कि इनेलो ने भी कभी हरियाणा या देश के अंदर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की नहीं है कि यहाँ पर सीबीआई को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आजाद किया जाए, सरकारों के चंगुल से मुक्त किया जाए, ऐसी आवाज कभी उठाए नहीं। दूसरा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई को तोता कहने की बात कही उसका जिक्र किया। मुझे लगता है उस बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। एक केस के अंदर जब सीबीआई सरकार के कहने पे कुछ काम कर रही थी, सरासर गलत था, उसमें एक जज ने ओरल ऑब्जर्वेशन किया। परंतु होना यह चाहिए कि उस वाक्य का बार बार दोहराने के बजाय हमें इस देश में आंदोलन चलाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि सीबीआई जैसी संस्थाएं स्वायत्त हो। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूं, आम आदमी पार्टी, वो आदमी पार्टी की मांग है कि सीबीआई को स्वायत्त करना ही चाहिए। जन लोकपाल जैसी एक संस्था बननी चाहिए जिसके अंदर उसको वो हो, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं हो। ये बात हम उठाएंगे नहीं और बार बार ये दुहाई देते रहेंगे कि नेताओं को गलत सरकारें फंसा देंगी,
फिर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर स्पीडी ट्रायल होता, जो बहुत सुंदर कदम है, होना ही चाहिए। न्यायिक व्यवस्था को इतना त्वरित होना चाहिए, इतना तेजी से काम करना चाहिए, और उसमें कोई आम आदमी और जो नेता होने का दम पालते हैं, उनके बीच में मतभेद हो नहीं सकता। आखिर आप कैसे कहेंगे कि किसी व्यक्ति को सजा होगी, वो चुनाव नहीं लड़ता, परंतु उसके अपील के पेंडिंग रहते 3 साल 4 साल जेलों में पड़े रहते हैं। अभी यमुनानगर के अंदर इस बीच आर चौधरी जी भी आपकी इसी बात पर कुछ कहना चाहते हैं। लोगों को 3 साल सजा हुई, कुछ बरी हो गए, कुछ को 2 साल सजा हुई, और उसमें मैक्सिमम लोगों ने 3.5 साल सजा काटी। पूरे हरियाणा में इनेलो से लेकर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने आवाज उठाई नहीं कि आखिर उन लोगों को ये क्यों भुगतना पड़ा। जब हम लोगों के मानवाधिकारों की बात नहीं करते, न्यायिक व्यवस्था पे कभी सवाल नहीं उठाते, हम मानकर चलते हैं कि न्यायिक व्यवस्था अंतिम व्यवस्था है, उसको हमें मानना है, तब अचानक ये फैसला आने के बाद हमें घबराहट क्यों कि इस फैसले से लोगों को फंसाया जाएगा। इससे पहले भी क्या था? इससे पहले ये था कि चुनाव से 10 दिन पहले किसी को सजा हो जाए, वो फैसला गलत हो या ठीक, वो व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता। कभी किसी पार्टी ने उसका विरोध किया नहीं है। अचानक कभी एक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर संवैधानिक है, उस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जो अपील दायर करने के बाद सदस्यता बहाल रखता था। तब अचानक चिल्पों हो रही है, उस पर शोर मच रहा है। खतरा कहीं चौधरी साहब के बाद से मुझे कहीं और नजर आता है। बस मैं एक संकेत करना चाहता हूं कि अगर हरियाणा में इन सब मामलों के फैसले जल्दी होते, तब फिर अब तक कितने लोग चुनाव लड़ने से वंचित पिछले विधानसभा में हो गए होते अगर फैसले ऐसे ही होते। और जो अभी विधायक हैं या जो दूसरे पदों पे बैठे हैं, उनका क्या हाशर होता? वो विधायक होते या उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी होती, वो एक सवाल है। आप एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट में लगातार ये कहा गया कि दागी जो लोग हैं, दागी सांसद या विधायक हैं, वो चुनाव लड़ने से बाहर हो जाएंगे, सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये दागी और सजा याफ्ता, इसके अंतर को हमें शायद समझना होगा। फैसला ये है कि जो 2 साल की सजा जिनको कम से कम होगी या इससे ज्यादा होगी। दूसरा प्रावधान पहले से है, डोगरी प्रोविजन एक्ट जैसे ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें सजा होने पर भी सदस्यता खत्म हो जाती है, चुनाव नहीं लड़ सकते। तो दागी जिनको हम कहते हैं, दागी की श्रेणी में वो आते हैं जिन पे एफआईआर दर्ज होते हैं, जैसे नवीन जिंदल पे अभी हुआ है, जैसे गोपाल कांडा जेल में है, इन लोगों को हम दागी कहते हैं। इतना ही नहीं, हमें एक और बात याद रखनी चाहिए नैतिकता के स्तर की। जब हम बात करते हैं, पिछले दिनों हमारे जिस शहर के आसपास में हम बैठे हैं, हमारी राजधानी है चंडीगढ़, वहां के सांसद के एक रिश्तेदार पकड़े गए। मुझे लगता है कि उन सांसद की उसमें भागीदारी, उनकी सहमति या उनके देखरेख में ही सब हो रहा होगा। कम से कम उनके पद का लाभ तो लिया ही जा रहा होगा। तब हम सबने मांग की थी कि नैतिकता के आधार पर उन सांसद को, जो मंत्री थे, उनको मंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए। जब एक देश में मंत्री पद के लिए एक नैतिकता के एक मापदंड हम बनाते हैं, तब हम विधायक और सांसद के लिए मापदंड क्यों नहीं बनाते? तब फैसला आने के बाद संवैधानिक प्रावधान की को भी एक तरफ रखकर हम कहते हैं कि फैसले गलत हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। जब हम बार बार मांग करते हैं कि अगर रेलवे मिनिस्ट्री में एक रेलवे मिनिस्टर है और वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको त्यागपत्र देना चाहिए, कहीं पर कोई झूठी मुठभेड़ हो जाए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाए, तो होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ये नैतिकता के मापदंड जो हैं, बहुत सुंदर मापदंड हैं, हमें इनका पालना करनी चाहिए, उनको और आगे ले जाना चाहिए। और जब इनकी पालना करेंगे, आपकी ही सब बातों पर आर चौधरी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी आर चौधरी जी, आप कह सकते हैं जो राजीव गोदारा जी ने कहा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कोई संदेह भी नहीं है, कोई उस पर भ्रम भ्रांति भी नहीं है। जी। हर आदमी ये मान करके चलता है कि आज न्यायपालिका ने इस देश को बचाया है। न्यायपालिका ने बड़े बड़े, चाहे ये कॉमनवेल्थ का घोटाला है, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला है, चाहे कोलगेट का है, चाहे रेल गेट का है, चाहे ट्रकों का है, चाहे हेलीकॉप्टर का है, चाहे आदर्श सोसाइटी का है, ये सारे घोटाले अगर देश के सामने आए हैं तो न्यायपालिका की वजह से ही आए हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो आदमी इसमें शामिल थे, उनको जो ये सत्ता पक्ष बचा रहा है या उनको सही उनका प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहा। लेकिन आर चौधरी जी, आज सत्ता में वो लोग बैठे, कल को कोई दूसरी पार्टी बैठेगी। देखिए, बात यह है, आज जो आपने प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एविडेंस लिया है और जो एविडेंस को आपने खत्म कर दिया, तो अगर दूसरी पार्टी आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? आप जो आपने काम खराब करना था वो तो पहले कर दिया, इन्वेस्टिगेशन में आपने एविडेंस को खत्म कर दिया, या प्रोसिक्यूशन की स्टेज पे आपने एविडेंस को खत्म कर दिया, फिर आप उनके कन्विक्शन या उनकी सजा कैसे कराएंगे? उसको कैसे दागदार बनेंगे? वो तो फिर भी ये कहेंगे कि हमारे पे झूठा केस बनाया गया है। अब रेल गेट कांड के अंदर हमारे रेल मंत्री जी कह रहे हैं मैं तो बेगुनाह हूं। अब ये तो जनता फैसला करेगी जब चुनाव होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता पक्ष अपने आदमियों को तो समझता है दूध के नहाए हुए हैं, विपक्ष को समझता है कि ये दागदार है। इसलिए दागदार कहना बहुत आसान है, लेकिन कचहरियां तो सिर्फ जो उनके पास एविडेंस आएगी
उसी आधार पर निर्णय करेगी। हम कचहरी के बारे में नहीं कहे, हम कहते हैं जो भी फैसला आया वो ठीक है। अपराधियों को स्थान नहीं मिलना चाहिए, अपराधियों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। आज यूपी बिहार में क्या है, वहां सबसे बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, कितने एमएलए बैठे हुए, कितने एमपी बैठे हुए। लोकसभा में आपने ठीक कहा कि लगभग 25-30% जो हमारे एमपी है वो फेस कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, और 7500 ऐसे हैं जिनमें अगर सजा होगी तो 5 साल से ज्यादा होगी। आप इसी तरह से विधायक हैं, आपने भी बताया 1448 है या जितने भी हैं। अब ये जो सारी स्थिति आई है क्यों आई है? सत्ता का दुरुपयोग की वजह से आई है। जब सत्ता में आप आते हैं तो आप इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। और इस बीच चरखी दादरी से यादवेंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी, ये हमारे जो नेता है चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी, ये किसानों के मसीहा हैं। इनके पिताजी तो चौधरी देवलाल जी होया करते, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया था अपने इस जनता के लिए जी। और अब हम जो जितने भी दर्शक लोग टीवी देख रहे हैं, आपकी बात चौटाला को जेल से ही जिता कर लेंगे आप। लेकिन यादवेंद्र जी, यहाँ पर मसला ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस भी विधायक या सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होगी उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं कि इस फैसले से क्या राजनीति साफ सुथरी होगी, तस्वीर बदलेगी देश की राजनीति की? ये राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं की सीबीआई है, इन्होंने जानबूझ के फंसाया गया है, निर्दोष नहीं है चौटाला साहब। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और एक बार फिर हम रुख करते हैं राजीव गोदारा जी, आपसे जानना चाहते हैं राजीव गोदारा जी, यहाँ पर लगातार कुछ दलील दी जाती है, कुछ डर नजर आता है, लेकिन एक बात तो तय है, क्या ये अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है चुनाव लड़ना? अगर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो क्या बड़ी आफत आ जाएगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी, अगर कोई व्यक्ति अपराधी पृष्ठभूमि से उसको सजा हुई है तो वो सरकारी नौकरी में फॉर्म तक नहीं अप्लाई कर सकता। मैडम, क्या किसी को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करना ही न्यायपालिका है? लेकिन न्यायपालिका ने कहा अपराधी लोगों को लड़ाया जाए। आपने कहा कि क्या चुनाव लड़ना उसका अधिकार है? क्या चुनाव न लड़ना उसका अधिकार है? चौधरी जी, आपके पास बिल्कुल आएंगे, अभी राजीव जी की बात हम सुन लेते हैं, आपके पास बिल्कुल आएंगे, इसी सवाल पर आएंगे। इसी तरह बहुत सारे मामलों में कन्विक्शन स्टे कम होता है, परंतु हमें ध्यान रहना चाहिए कि जो क्रिकेटर सिद्धू हैं, जो अमृतसर से सांसद हैं, उनके मामले में जब उन्होंने चुनाव लड़ा उससे पहले सुप्रीम कोर्ट गए और कन्विक्शन स्टे हो गया था। कन्विक्शन स्टे होने के बाद वो चुनाव लड़ सके थे। एक तो पूरी व्यवस्था है, परंतु दूसरा सवाल तो ये है, जब हम नैतिकता की बात करते हैं, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, जब अपराधीकरण का खत्म करने की बात करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि सीबीआई इस तरह के काम करती है कि अपने नेताओं को बचा देती है। सब पवन बांसल हो, कलमाड़ी हो, मोजी हो, डी राजा हो, ये सब कांग्रेस के अंदर में जो भ्रष्टाचार फैला पड़ा है, जिस तरह से सेंटर से बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से करप्शन होता है, तब जनता की एक परसेप्शन को भी देखना चाहिए। जनता के बीच में छवि कैसी जा रही है, वो परसेप्शन कैसी है। लगातार मांग होती है कि जांच करवाई जाए, लोग धरने पे, अनशन पे बैठते हैं, मांग नहीं, जांच नहीं होती है। किसी तरह मामला निकल कर आता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है जांच कीजिए, तब जांच होता है। और जब जांच होता है तब इशरत के मामले में भी दोषी पाए जाते हैं पुलिस के अधिकारी, और दूसरे मामलों में करप्शन के मामले में भी पाए जाते हैं। तब हम ये बात कर रहे हैं, तब हमें क्यों नहीं कहना चाहिए? अब समय इस बात का नहीं है कि इस जजमेंट को सवाल किया जाए। मुझे लगता है चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि जिन लोगों पे अपराध दर्ज होता है और जो चार्जशीट हो जाते हैं, क्योंकि चार्जशीट होने तक सीबीआई या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पूरे कामकाज को, जांच को अदालत परख लेती है कि प्रेमे फसाई कोई अपराध बनता है या नहीं बनता। इसलिए चार्जशीट होने के बाद ही ये राजनीति में उनके प्रवेश को या राजनीति करते हुए सांसद या विधायक बनने के उनके अधिकार को छीन लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो व्यक्ति जिनके ऊपर चार्जेस लगेंगे उन व्यक्तियों को आप ये कहेंगे कि इनको फिर भी सांसद बनने या विधायक बनना चाहिए। इसमें एक बात हो सकती है कि जो राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए जिनके ऊपर केस बने, सपोज कहीं इनेलो के नेता आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के ऊपर की वजह से उन पे केस बना दिए जाते हैं, उनको अलग तरह की कैटेगरी बनाई जा सकती है कि राजनीतिक आंदोलन को खत्म ना कर दिया जाए इन केसों के आधार पर। इसलिए वो राजनीतिक आंदोलन करने वाले लोगों को अलग कैटेगरी कर बना दी जाए। जैसे पूरे देश में आवाज है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर कुछ अलग कानून होना चाहिए, उनको अलग स्तर पर देखा जाना चाहिए। परंतु जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो शिक्षा में या किसी दूसरे मामलों में नौकरियों में देने में बिल्कुल एकदम लिप्त पाए जाते हैं, या उनके राज में ये होता है, हद तो तब हो जाती है जब हरियाणा
के अंदर। मैं नहीं कहता हूं कि इस आज की सरकार ने लैंड एक्विजिशन के नाम पर, जमीन हड़पने और जमीन छोड़ने के नाम पर कितना बड़ा धंधा किया होगा, वो राजनीति का अपने में बड़ा सवाल है। रॉबर्ट वढेरा को किस तरह का फायदा पहुंचाया गया, उसकी जांच भी होनी चाहिए। परंतु चौटाला साहब की जब बात की जाती है, उनके राज में हुआ कि नौकरियों में लिस्ट बदल दी गई। आपकी बात हम जरूर सुनेंगे, लेकिन इस बीच हिसार से रामपाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या राय है उनकी। जी रामपाल जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। अच्छा मैडम, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सब आप अपनी राजनीति